हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एक एक नंबर के क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर में आते हैं, उन्हीं को डिस्कस करते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा है और इसमें कई पार्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर 3 and value of determinant A is 2 and determinant of B is -3, then find the following। तो क्या फाइंड करना है आपको? डिटरमिनेंट ऑफ ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, करेक्ट। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी का रूल क्या है? आपको मालूम है कि डिटरमिनेंट ए इंटू में डिटरमिनेंट बी, करेक्ट। तो यहां पर आपको क्या करना है? डिटरमिनेंट ए की वैल्यू लिखनी है, दैट इज 2, एंड डिटरमिनेंट बी की वैल्यू लिखनी है आपने -3। तो आपका आंसर आ गया -6 फर्स्ट पार्ट का, करेक्ट। एंड यहां देखो, डिटरमिनेंट ऑफ -3a, डिटरमिनेंट ऑफ -3a, ये आपको फाइंड करना है। तो आपको मालूम है कि डिटरमिनेंट ऑफ k टाइम्स a, तो ये आपने पढ़ा है, कोई भी कांस्टेंट हो k और k रेज टू दी पावर हम क्या करते हैं? n स्टैंड फॉर ऑर्डर इनटू डिटरमिनेंट a, करेक्ट। डिटरमिनेंट ऑफ के ए क्या होता है? k रेज टू दी पावर n इंटू डिटरमिनेंट a। तो यहां पर हम यही रूल लगाएंगे। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? -3 और -3 ऑर्डर कितना है हमारे पास? 3। तो -3 रेज टू दी पावर 3 इंटू में डिटरमिनेंट a। तो -3 का क्यूब कितना हो गया? -27, एंड डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2। तो ये आपके पास आंसर आ गया -54। ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। समझ आया आपको सेकंड पार्ट? ओके। एंड यहां पर देखो, नेक्स्ट ऐसे ही सेम मिलता हुआ क्वेश्चन हमारे पास ये है कि देखिए, ये हमने लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू 16। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ के ए, तो यहां क्या होता है? k रेज टू दी पावर n यानी ऑर्डर इनटू डिटरमिनेंट a। तो ये डिटरमिनेंट ऑफ के ए कितना गिवन है? हमें 16 गिवन है। तो आपने यहां 16 लिखना है और k कांस्टेंट k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो k रेज टू दी पावर ऑर्डर कितना है? 3 लिखना है इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a कितना है हमारे पास? 2, करेक्ट। आपने 2 लिखा, तो ये हमारे पास 18/2, ये हमारे पास 9 आ गया, और डिटरमिनेंट ऑफ ये वैल्यू ऑफ k कितना है? k3। तो यहां क्या होगा? 9 रेज टू दी पावर 1/3 एंड k, दिस इज क्यूब रूट ऑफ 9, ठीक है। तो इस पार्ट का हमारे पास ये आंसर आएगा। अगर ये परफेक्ट क्यूब वैल्यू होती तो आपके पास होल नंबर आंसर आता, ठीक है, करेक्ट। तो ये आपको, ये पार्ट भी आपको समझ आ गया। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या है? ओके। एंड डिटरमिनेंट ऑफ -3a की वैल्यू कितनी होती है? एंड हम k टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ k टाइम्स a, ये गिवन है 16। तो कांस्टेंट k की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? तो ये 3 पार्ट्स आप लोगों को समझ आ गए, ठीक है। अब हम फोर्थ पार्ट पे मूव करते हैं। तो फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है? देखिए, यहां ले लेते हैं पहले, सपोज ये डिटरमिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज। तो आपको डिटरमिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो आपको मालूम है डिटरमिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ a के इक्वली होता है। तो इसका वैल्यू सिंपल 2 हो गया, ठीक है ना। तो आपको मालूम है, जब जैसे हम मैट्रिक्स है हमारे पास, सपोज ABCD सेकेंड ऑर्डर की हमने ये मैट्रिक्स ले ली, और जब आप इसका डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड करते हो तो क्या करते हो आप? a टाइम्स d माइनस b टाइम्स c, AD माइनस BC, ठीक है। ये रूल आप लोगों को मालूम है, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ये, ठीक है। अगर हम A ट्रांसपोज करते हैं तो रो को क्या करते हैं? कॉलम बनाते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो जो है ये हॉरिजेंटल है, वो वर्टिकल हो जाता है, दैट इज B हो गया, और ये CD हमारे पास यहाँ आ गया। तो अब भी हमारे पास आप देखते हो, जब इसका डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज करते हैं तो AD माइनस B इंटू C। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, ट्रांसपोज करने पे, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इजकल टू डिटरमिनेंट ऑफ A। तो ये पार्ट भी आप लोगों को समझ आ गया, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में इनमें से कोई भी एक आ सकता है, ठीक है।
ध्यान रखिएगा। तो ये पार्ट भी हमारे पास ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, तो ये क्या होता है हमारे पास 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। ठीक है, कैसे होता है चलो बता देते हैं आपको, 1 मिनट टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, यहां देखिए तो आपको मालूम है ए मल्टीप्लाइड ए इनवर्स, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ए मल्टीप्लाइड ए इनवर्स। जैसा कि आप जानते हो 2 को अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 1। ठीक है, 2 को 1/2 से, तो 2 को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आता है 1। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है ना 1 होती है। ठीक है ना, करेक्ट। 2 एंड 1/2 एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। ठीक है ना, तो उसी टाइप से जैसे 1/2 को 2⁻⁻1 ऐसे लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2⁻⁻1, करेक्ट। ये हमारे पास रियल नंबर में थ्योरी होती है। वैसे ही सेम एग्जैक्टली मैट्रिक्स अलजेब्रा में भी आप ये ट्रीट कर सकते हैं, ए और ए इनवर्स। ठीक है, रेसिप्रोकल नहीं होता बट इनवर्स एक अलग टेक्निक होती है। ठीक है ना, तो उसको जो मल्टीप्लाई करते हैं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, जैसे 1 आता है ना यहाँ पर हमारे पास, सेम उसी टाइप से एग्जैक्टली यही है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो आपने क्या पढ़ा है कि दोनों तरफ हम डिटरमिनेंट अप्लाई कर देंगे, ए इंटू ए इनवर्स और डिटरमिनेंट ऑफ आई। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, और डिटरमिनेंट ऑफ आई जो होता है वो हमेशा 1 होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, इसकी वैल्यू को निकालेंगे, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, हमेशा आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना हो गया हमारे पास? ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स 1/डिटरमिनेंट है, करेक्ट। तो इसका आंसर हमारे पास हो गया 1/2, करेक्ट। तो आप लोगों को ये भी आसानी से समझ आया होगा। ठीक है, अब आप यहां देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, करेक्ट। ये रूल होता है डिटरमिनेंट ए रेज टू द पावर n। ठीक है, डिटरमिनेंट ए रेज टू द पावर n। ठीक है, अब यहां देखो a इंटू एडजॉइंट ए, हालांकि जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो तो अब कराने का टाइम नहीं है, तो आप डायरेक्ट फार्मूले याद कर लीजिए। ठीक है, कैसे आया कैसे नहीं आया वो चीज़ का टाइम नहीं है, आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। ठीक है, ओके। जिन बच्चों ने नहीं याद किया हुआ, तो a इंटू एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट ए रेज टू द पावर n, डिटरमिनेंट ए हो गया 2 एंड 2 रेज टू द पावर हमारे पास हो गया 3, तो इसकी वैल्यू आ गई 8, करेक्ट। a इंटू एडजॉइंट ए का। अच्छा, ओनली डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए हो, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो ये एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या होता है? ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों को कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, वो लोग गलती कर देते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं एक रूल बता देता हूँ आप लोगों को। देखो, ये है ए मल्टीप्लाइड एडजॉइंट ए, करेक्ट। ए मैट्रिक्स अलग है, एडजॉइंट ए मैट्रिक्स अलग है, ये दोनों मैट्रिक्सेस अलग है। ठीक है, तो यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ ए भी क्या होता है? डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, दोनों मैट्रिसेस का अलग से हमने डिटरमिनेंट कर दिया। ठीक है, प्रोडक्ट में। तो अब यहां देखो, ये हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये होता है डिटरमिनेंट ए रेज टू द पावर n। ठीक है, ए अगर मल्टीप्लाइड है तो एडजॉइंट ए क्या है? ए इंटू एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट ए रेज टू द पावर n। ठीक है, वो हमने यहाँ लिखा, और डिटरमिनेंट ए यहाँ पर आ गया हमारे पास। ठीक है, और ये डिटरमिनेंट ए क्या होगा? नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड पे क्या बैलेंस बचा? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, और इसकी पावर 1 है, तो ये हमारे पास क्या होगा? n-1। तो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट कितना हो गया हमारे पास? ये। ठीक है, तो ये आपको एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट ए रेज टू द पावर n-1,
ये रूल आपको याद करना है। अब देखो इसमें कोई कन्फ्यूजन, खास कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ पर a नहीं है तो -1 होगा, अगर यहाँ पर a है, a इंटू एडजॉइंट है, तो सिंपल n रहेगा, इसमें -1 नहीं रहेगा। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना, करेक्ट। तो a इंटू एडजॉइंट a डिटरमिनेंट a रेज टू द पावर n-1, तो यहाँ पर है डिटरमिनेंट a की वैल्यू 2 और n ऑर्डर कितना 3, तो 3 - 1 2 रेज टू द पावर 2, आंसर इज 4, करेक्ट। तो ये हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए भी हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए भी कंप्लीटली ये हमने कर लिया, ठीक है ना। अच्छा, ओके। अच्छा, अब यहां देखो डिटरमिनेंट ऑफ ये है हमारे पास -2 टाइम्स ए बी। अगर हमें इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो -2 रेज टू दी पावर ऑर्डर, -2 रेज टू दी पावर ऑर्डर दैट इज 3, फिर मल्टीप्लाइड में डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, -2 रेज टू दी पावर 3 हो गया -8, एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए बी ऑलरेडी हमने पहले किया हुआ है, ये डिटरमिनेंट ए इंटू में डिटरमिनेंट बी, तो -8 इंटू 2 इंटू में 3, सॉरी -3, करेक्ट। तो ये हमारे पास -16 इंटू में -3 एंड आंसर इज 48, ठीक है। तो ये पार्ट भी हमारे पास हो गया, ठीक है। अच्छा, अब एक पार्ट ये बैलेंस बचा हुआ है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, करेक्ट। इसका हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए इसका प्रूफ तो थोड़ा सा लंबा है तो वो टाइम नहीं है। तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए कितना होता है, डिटरमिनेंट ए रेज टू दी पावर n-1, करेक्ट। तो इसके थ्रू आप लोग समझ सकते हो क्या लिखना है, डिटरमिनेंट ए रेज टू दी पावर n-1 इसका होल स्क्वायर, ये आपको समझना है, ठीक है। तो बस यही करना आपने। डिटरमिनेंट ए कितना हो गया हमारे पास 2 और n-1 ऑर्डर कितना है 3 -1 इसका होल स्क्वायर, सो 2 3 - 1 2 और 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 का होल स्क्वायर, सो 2 रेज टू दी पावर 4 और ये हमारे पास आ गया 16, ठीक है, करेक्ट। तो ये आपको याद रखना है, जो भी हमारे पास फार्मूला है ये वाला फार्मूला है, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू दी पावर n-1 का होल स्क्वायर। हालांकि मैं इसको कम इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, इसके चांसेस कम हैं आने के इस वाले क्वेश्चन के, क्योंकि अगर NCERT लेवल से क्वेश्चन बनता है तो ये एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट एक कंसेप्ट आपने नहीं सीखा होगा, ठीक है ना। तो लेकिन फिर भी कर लीजिए, रिस्क मत लीजिए। प्री बोर्ड में बहुत सारे बच्चों के स्कूल्स में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो अभी कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है 0 x + 2 2x - 3 एंड 0, तो ए मैट्रिक्स जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको मालूम है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। ये हमारे पास एक स्क्वायर जो मैट्रिक्स होती है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी, जब उसका ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, ठीक है। और आपने ये पढ़ा होगा कि जो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके मेन डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, या सिंपली अगर हम डायगोनल बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, तो हमारा इसी लीडिंग डायगोनल एलिमेंट से ही मतलब होता है। दूसरे डायगोनल की कोई भी थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसके बारे में हमें सोचना भी नहीं है, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, वो 0 होते हैं। सभी डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, ठीक है ना, करेक्ट। और A ट्रांसपोज क्या होता है, -A के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर और यहाँ देखो कि अगर हम एक मैट्रिक्स को बनाना चाहें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो 1 यहाँ 0 लिखा, और चलिए थर्ड ऑर्डर की बना देते हैं आपके लिए 0
और 1 2 ऐसे लिखा हमने। तो जो भी एलिमेंट है ये वाला पोजीशन है A12, तो A21 एलिमेंट्स वही रहेगा, इक्वल एंड अपोजिट, तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है ना। और A22 क्या आएगा, हमेशा 0 रहेगा। ये क्या है, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, तो ये थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ट्रांसपोज करते हैं तो रो क्या होती है, कॉलम में बदलती है और कॉलम रो में। तो आप एलिमेंट्स को कैसे डिनोट करते हो, AIJ से डिनोट करते हो कि नहीं करते, AIJ। तो जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये एलिमेंट कहाँ भागेगा, कहाँ जाएगा, यानी A13 है तो AJI हो जाता है, ठीक है ना। तो A31 ये पोजीशन पे पहुंच जाएगा, ट्रांसपोज करते हैं तो कहाँ पहुंचेगा, A13 एलिमेंट कहाँ जाएगा, A31 पे जाएगा, यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये एलिमेंट नेगेटिव, क्योंकि वो नेगेटिव होता है ना, A ट्रांसपोज इक्वल टू -A, तो -AIJ इज इक्वल टू -AJI, ये रिजल्ट होता है कि ना, आपने पढ़ा है, ठीक है। तो इसके थ्रू दो रिजल्ट और मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो नेगेटिव हो गया। अगर आपने यहाँ पर सपोज 7 लिख दिया, -7 लिख दिया, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ देखो, ये कौन सा एलिमेंट है, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम A23। तो ये क्या होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, तो -A32 आ जाएगा, करेक्ट, नेगेटिव साइन। A ट्रांसपोज इक्वल टू -A हमें मालूम होता है ना। तो थर्ड रो ये हो गई हमारे पास, और सेकंड कॉलम एलिमेंट ही रहेगा, तो नेगेटिव ऑफ -7 दैट इज +7। नेगेटिव है तो पॉजिटिव करना, पॉजिटिव तो नेगेटिव करना, और ये 0। समझ आ गया। तो बस हमें कुछ नहीं करना। तो यहां देखो, अगर हम सेकंड ऑर्डर का लेते हैं मैट्रिक्स, तो क्या होगा, ये यहां पर ये होगा, तो ये 1 है तो ये -1 है। तो ये दोनों एलिमेंट जो हैं वो इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट। तो चाहे आप 2x - 3 पहले लिख लो, चाहे x + 2 पहले लिख लो, आपकी अपनी मर्जी है। चलो हमने लिख दिया 2x - 3 पहले लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, माइनस साइन डाल देंगे और ये वाला एलिमेंट लिख देंगे x + 2। समझ आया आपको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2x - 3 और ये -x - 2 हो गया, x इधर आ गया तो ये हो गया 3x और 3 उधर चला गया तो हो गया 1, ठीक है। तो x की वैल्यू आंसर आ रहा है 1/3। हाँ है हमारे में ऑप्शन, एक है बी ऑप्शन 5, ये नहीं है, सी नहीं है, ये नहीं है, और ये 1/3, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कोई भी अगर ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो हमें ये देखना है बस, ठीक है ना, करेक्ट। तो आपको समझ आया ये क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा ये समझा देते हैं, देखो, हाँ देखो, AIJ इज इक्वल टू -AJI फॉर ऑल I एंड J वैल्यूज, ठीक है। सभी I और J वैल्यूज के लिए AIJ क्या होता है, -AJI के इक्वल होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब यहां देखो, मैं इसको इधर लेके आ रहा हूं लेफ्ट साइड में, AIJ + AJI, राइट हैंड साइड में वैल्यू होगी 0। ये रियल नंबर्स है, ठीक है ना। AIJ क्या है, एलिमेंट है, ये रियल वैल्यूज है, रियल नंबर्स है, हम रियल मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, ओके, करेक्ट। तो आप यहां देखो, तो आपने क्या देखा, AIJ + AJI का सम क्या होता है, 0। तो अगर मान लो हम इन दोनों एलिमेंट का, यानी ये एलिमेंट है 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये है A21, तो इन दोनों का सम 0 होगा। हम ऐसे भी इस बात को समझ सकते हैं, यानी कि 2x - 3 + x + 2 इज इक्वल टू 0, ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास वही हो गया, 3x - 1 इज इक्वल टू 0 एंड x इज 1/3, 3x इज इक्वल टू 1, x इज 1/3, ठीक है। तो करेक्ट, ये समझ आया आप लोगों को। अगर a यहां पर लिखेंगे, A23 + A32, इन दोनों एलिमेंट का सम हमेशा 0 होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इक्वल एंड अपोजिट एक ही बात है, ठीक है, जैसे आपको समझ आए वैसे कर लो। अच्छा, अब यहां देखो, अगर हमें डायगोनल एलिमेंट्स चाहिए, तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, 1 1, A11, A22, A33। तो आपको क्या करना, I की जगह J लिखना है,
तो ए आई आई प्लस ए आई आई इज इक्वल टू 0। तो 2 टाइम्स ऑफ ए आई आई इज इक्वल टू 0, ए आई आई इज इक्वल टू 0। ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल 0। डायगोनल जो एलिमेंट्स होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सभी 0 होते हैं। ठीक है, ये बात हमने यहाँ पर प्रूव कर दी आपके लिए। ठीक है, करेक्ट। अच्छा, और यहाँ देखो डिटरमिनेंट जो होगा ना ऑड ऑर्डर का, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑड ऑर्डर का 0 होता है हमेशा, ध्यान रखिएगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर आप एक बनाना चाहते हो सेकंड ऑर्डर की लेना चाहते हो तो 0 हो गया, यहाँ -2 हो गया, तो आप यहाँ पर 2 ही लिखेंगे और कुछ नहीं लिख सकते। तो ये है सेकंड ऑर्डर, ओके, इवन। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इसका क्या आएगा, ये हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई, ये यहाँ मल्टीप्लाई, 0 टाइम्स 0 माइनस, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, सीधा 4 लिख दो, 0 + 4 आंसर इज 4, करेक्ट। तो ये 0 नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ऑड ऑर्डर का 0 होता है। देखिए ऑड ऑर्डर का बना देते हैं, 0 -2 एंड 3 लिख दिया हमने। तो यहाँ हम 2 लिखेंगे, यहाँ -3 लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखा, तो यहाँ -5, यहाँ 0। अच्छा, अब यहाँ देखो डिटरमिनेंट ए जब इसका फाइंड करोगे, एक्सपेंशन कर लो R1 से, ठीक है, तो 0, तो कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके, करेक्ट, 0 हो गया। और ये जो है हमारे पास क्या था, नेगेटिव ऑफ -2 +2 कर देते हैं सीधा डायरेक्ट 2, इसको छुपाया, ठीक है ना, तो आपको क्या नज़र आया, देखो इसको छुपाया तो क्या नज़र आया, 2 को 0 के साथ 0, और -3 जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई, और नेगेटिव होता है ये, तो +15 हो गया, +3 लिखा हमने ये वाला, तो ये कितना आ गया, -10, ठीक है, करेक्ट। तो ये हो गया हमारे पास +30 और वो हो गया -30, 0। तो आपको क्या समझ आया, ये है हमारे पास थर्ड ऑर्डर 3/3, थर्ड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज 0, चाहे वो 3/3 हो, 5/5 हो, ठीक है ना, करेक्ट, समझ आया, ठीक है। ये एक क्वेश्चन ये है हमारे पास, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, देखो 0A1 -1 B1 -1 C0 इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वैल्यू हमें किसका फाइंड करना है, A + B + C का होल स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप यहाँ देखो B कहाँ पर बैठा हुआ है, B बैठा हुआ है, कहाँ पर बैठा हुआ है, डायगोनल एलिमेंट्स, और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0। तो पहली बार B तो हो गया 0, B से कोई मतलब नहीं रहा, सिंपल A + C चाहिए, उसका होल स्क्वायर चाहिए हमें, B तो हो गया ख़त्म, ठीक है, B से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब देखो A बैठा है यहाँ पर, ये कहाँ बैठा है, A1, 1, 2 फर्स्ट रो, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में बैठा है। A12 का उल्टा करो भैया, A12 का उल्टा हो गया, और नेगेटिव साइन डालते हैं तो -A21, ठीक है ना, क्योंकि ट्रांसपोज क्या होता है, A ट्रांसपोज इज टू -A। तो A12 का, या आप ऐसे कर लो, A इज टू -A ट्रांसपोज, एक ही बात है, ठीक है ना। माइनस को यहाँ से उठा के यहाँ भेज दो, A12 आ गया, तो 12 क्या होगा, नेगेटिव ऑफ -A21, तो A12 हो गया A, और ये -A21 की वैल्यू क्या है, -1, तो -1, तो ये हो गया +1, ठीक है। और वैसे भी देखो ये -1 है तो यहाँ +1 होगा, तो A तो हो गया 1 प्लस। अब C के बारे में देख लेते हैं, C कहाँ बैठा हुआ है, थर्ड रो सेकंड कॉलम A32 पर बैठा हुआ है, थर्ड रो सेकंड कॉलम। और थर्ड रो सेकंड कॉलम का जब ट्रांसपोज करोगे तो ये एलिमेंट कहाँ रिफ्लेक्ट होगा आपका, कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, विद नेगेटिव साइन A23 पे जाके
रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, थर्ड सेकंड रो थर्ड कॉलम पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो थर्ड रो ये हो गई, हम सॉरी सेकंड रो थर्ड कॉलम A23 आ गया। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास। ठीक है, तो A32 है C और ये है माइनस, और A23 हो गया 1। ठीक है, तो ये हो गया -1, तो C हो गया -1 होल स्क्वायर, तो 1 - 1 0, तो इसका आंसर हो गया 0। तो ये भी आपको समझ आया। ठीक है, तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का करेक्ट, ये समझ आ गया आप लोगों को, इरेज कर दिया। अच्छा, अब यहाँ देखो एक बच्चों एक क्वेश्चन और आता है। ठीक है, जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बात कर रहे हैं तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग स्प्लिट करते हैं 2 मैट्रिसेस में। देखो, एक कोई भी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसको हमें कैसे लिखना है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देखो, ये रूल होता है A, और यहाँ देखो थोड़ा सा बता देते हैं, कोई भी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और उसमें अगर हम उसका ट्रांसपोज ऐड कर दें, उसमें हम क्या करें, उसका ट्रांसपोज ऐड कर देते हैं, तो वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है, समझ आ रहा है। देखो रिवीजन करा देते हैं। ठीक है, देखो ये है 1 2 3 4, हमने एक मैट्रिक्स ले ली सेकंड ऑर्डर की। ठीक है ना, अब हमें इसको क्या करना है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है। इसको नहीं बनाना, एक न्यू मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। ठीक है, ए मैट्रिक्स गिवन है और एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखनी है। तो आपने क्या करोगे, इसका ट्रांसपोज कितना हो गया, ए ट्रांसपोज। तो देखो ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सीधा 1 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम में बदल जाता है, 3 4 आ गया। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, तो 1 + 1 2 आ गया, 2 + 3 5 आ गया, 3 + 2 5 आ गया, 4 + 4 8 आ गया। करेक्ट। तो ये देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई कि नहीं हो गई। ये हमारे पास थ्योरम भी है, इफ A is a square matrix then A + A ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। करेक्ट। तो देखो 2 5 5 8। ठीक है, करेक्ट। जब ट्रांसपोज करते हैं तो डायगोनल के एलिमेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। करेक्ट, क्योंकि A 2 2 है, तो जब 2 2 2 2 में बदलेगा तो क्या बनेगा, A 2 2 ही रहेगा, वहीं रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है ना, करेक्ट। और ये क्या है, ये है A12, A12 क्या बन जाता है, A21 बन जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ देखो करेक्ट, ये हो गया करेक्ट। अच्छा, अब आप क्या करते हो, ए को ए में से ए ट्रांसपोज अगर माइनस कर दें, ए में से ए ट्रांसपोज अगर माइनस कर दें, तो वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है। तो देखो 1 - 1 0, 2 - 3 -1, 3 - 2 1, 4 - 4 0। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है, 0 0 -1 1। ठीक है, तो ये हमारे पास A - A ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि एक मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। तो वो हमारे पास ये रूल होता है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने का। ए क्या है, हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A - A ट्रांसपोज। ये फार्मूला है, और ये फार्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा, हाफ A + A ट्रांसपोज। तो बस वही करना है आपने, और कुछ नहीं करना। ए मैट्रिक्स हमारे पास देखो एक चीज़ और बताते हैं आपको, क्योंकि बच्चे ये ना सोचें कि थोड़ा इनकम्प्लीट बता रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए क्योंकि डिटेल में पढ़ने के लिए तो हमारे पास एक टाइम होना चाहिए, हम लोगों के पास एक अच्छा खासा टाइम होना चाहिए, तब अच्छे से समझ सकते हैं। अभी तो शॉर्टकट में ऐसे ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखो क्या है कि एक NCERT में क्वेश्चन है,
अगर ये थ्योरम है ए प्लस ए ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अगर यहां पर देखो क्या किया गया है कि हाफ से इसको डिवाइड करते हैं, क्यों डिवाइड करेंगे, देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब यहां देखो ए मैट्रिक्स ही आ गई, ठीक है। अगर हाफ आप कॉमन लेते हो तो रिजल्ट क्या आ जाता है, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज से ए ट्रांसपोज कट गया, हाफ आ गया, ए प्लस ए 2a आ गया, 2 से 2 कट गया, ए आ गया। तो ये बात तो आपको समझ आ गई कि हाँ ए इसके बराबर है, ठीक है ना। हमने एडजस्टमेंट करने के लिए 2 से किया है, ठीक है ना। अगर किसी भी मैट्रिक्स को हम किसी भी, जैसे मान लो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहती है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने कहा कि एक ए जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और आप के से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहती है, ठीक है। चाहे वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसको भी किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहती है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि एनसीईआरटी में क्या है कि पहले तो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज को फाइंड किया है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज को फाइंड किया है, ठीक है, और इसको पी माना है, और इसको फिर इसका फर्दर ट्रांसपोज किया है, इसको भी प्रूव किया है। एक्चुअली ये एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, ठीक है ना। ओके, तो आप लोग रिस्क मत लीजिएगा कि जैसा एनसीईआरटी में लिखा है एग्जैक्टली वैसे कर लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, फिर हाफ से डिवाइड करेंगे, फिर उसको मैट्रिक्स को प्रूव भी करेंगे साथ में कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। वैसे हालांकि ऐसा जरूरत नहीं है करने की, ओके, लेकिन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। ओके, तो अभी देखो आपने ये फाइंड किया ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो आप यहां देखो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज क्या फाइंड किया आपने, 1 2 3 4, करेक्ट। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना हो गया हमारे पास, चलिए हाफ ऑफ पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। ये मैट्रिक्स लिख देता है 1/2 और 1 + 1 2 आ गया, 2 ये 5 आ गया, ये 5 आ गया, ये 8 आ गया, करेक्ट। ये हमारे पास हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज आपने फाइंड किया। तो ये मैट्रिक्स हो गई हमारे पास 1 5/2 5/2 एंड 4, ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, करेक्ट। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसको आप पी मैट्रिक्स मान लीजिएगा, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसको सीधा यहाँ पी लिखेंगे और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे लेट पी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। फिर इस पी ट्रांसपोज भी करेंगे तो 1 5/2 5/2 एंड 4, तो पी डैश इज इक्वल्स टू पी, देयरफॉर पी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, करेक्ट, ओके, करेक्ट। ये आप करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हाफ ऑफ, चलो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ आपके लिए, देखिए ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 0 -1 1 एंड 0 एंड हाफ टाइम्स ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ये हमारे पास 0 -1/2 1/2 0, ये हमारे पास आ गया। और इसको लेट कर लो Q इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। फिर इसको भी आप प्रूव करके दिखाइए कि हाँ ये भी हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसका Q का ट्रांसपोज करेंगे, Q ट्रांसपोज हाफ टाइम्स ऑफ, यही रिजल्ट आएगा 0 -1/2 1/2 and 0, that is Q. So Q is also a skew symmetric matrix, करेक्ट। फिर उसके बाद कुछ नहीं करना आपने, A क्या है P + Q, ओके। तो A मैट्रिक्स आप एज इट इज ये लिखेंगे 1 2 3 4, करेक्ट। और P मैट्रिक्स की प्लेस पे क्या लिखेंगे, 1 5/2 5/2 4 एंड Q की प्लेस पे लिखेंगे वही मैट्रिक्स आपका 0 1/2 -1/2 एंड 0। तो कहने का मतलब है एक मैट्रिक्स के हमने 2 पार्ट्स कर दिए,
एक पार्ट तो हो गया हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा पार्ट हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, थोड़ा सा लगा होगा आप लोगों को, समझ आया होगा। आप सिस्टमेटिक वे से करिए, आराम से करिए, कोई बात नहीं। ठीक है, ओके, हमने थोड़ा जल्दबाजी में ऐसे ही कराया। ठीक है, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट कराया, कोई गलती नहीं है इसमें, 100%, इस बात की गारंटी है, ध्यान रखिएगा। लेकिन बच्चों 1 और 0 फिर बाद में ये ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। बच्चे लोग क्या करते हैं, इसको भी ऐड करते हैं, इसको भी ऐड करके फिर एग्जैक्टली ये लिखते हैं, वो नहीं लिखना। इसके 2 पार्ट्स करने, वन इज सिमेट्रिक, अदर इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में क्या है कि थ्योरम के थ्रू हम लोग क्या कहते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर जब हम किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी स्टिल वो सिमेट्रिक रहती है। मेरा क्वेश्चन है उसको फर्दर ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। ठीक है, ओके, लेकिन आप लोग रिस्क मत लीजिएगा, तो उसको एक को पी मानिएगा, उसका भी फर्दर ट्रांसपोज कर दीजिएगा। ठीक है, पी डैश इजकस टू पी शो कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, उसको नंबर 1 डाल दीजिएगा। क्यू ट्रांसपोज करिए, क्यू ट्रांसपोज इजकस टू क्यू लिखिए, क्यू को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख दीजिए। फिर एंड में आप इस टाइप से एंडिंग कर दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट एंडिंग है। ठीक है, और सारे स्टेप्स आपको नीट एंड क्लीन आपको करने हैं। ओके, ठीक है, तो ये समझ आया आपको। पहले ये क्वेश्चन आया करता था। ठीक है, तो अभी आपको समझ आया होगा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। हाँ, अब यहाँ देखिए एक डिफरेंट क्वेश्चन ले रहे हैं हम। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या है कि एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है a माइनस 2i हाँ, ए जे स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट। ठीक है, तो हमें इसका ए इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, ये हालांकि एमसीक्यू में आया हुआ है और ये क्वेश्चन को आप सेक्शन बी में भी आ सकता है 2 नंबर का। ठीक है, लेकिन देखो क्या करना है, ये हमारे पास मैट्रिक्स का फैक्टर है, ये एक मैट्रिक्स ये है, दूसरी मैट्रिक्स है, फैक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको एक तरह से पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स इक्वेशन बनाएंगे, ये भी मैट्रिक्स इक्वेशन है बट फैक्टर फॉर्म में। जैसे आप लोगों को पता था कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, सपोज 2x स्क्वायर प्लस 3x एनीथिंग। ठीक है ना, लाइक दिस। तो इसकी हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते थे। ठीक है ना, ओके, वैसे ही एग्जैक्टली ये भी मैट्रिक्स इक्वेशन है, लेकिन ये फैक्टर फॉर्म में लिखिए, घबराना नहीं है इससे। ठीक है, हालांकि एक अच्छा क्वेश्चन है तो इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो अब जब आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, ए को a प्लस आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस 2i को a प्लस आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। a को a के साथ करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा और a टाइम्स ऑफ i हो गया, माइनस 2ia हो गया एंड माइनस 2i स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ये हमारे पास, आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को a इंटू आई और i इंटू a हमारे पास a होता है, यानी किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम मैट्रिक्स वही आती है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ओके ओके, जैसे कि आप रियल नंबर में करते हो, ए कोई भी रियल नंबर है उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो या 1 को किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा वही नंबर रहता है। ठीक है ना, लोअर क्लासेस में पढ़ा 2 इंटू 1, 1 इंटू 2 दैट इज 2, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सेम एग्जैक्टली उसी टाइप से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, एक मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स हो और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो वही मैट्रिक्स रहेगी। ठीक है, ओके, ए आई आई ए इजकस टू ए होता है, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, करेक्ट। चलो अब यहाँ लिख देते हैं स्टेप। तो क्या हो गया हमारे पास, ए स्क्वायर हो गया और ये ए आई हो गया। ठीक है, माइनस ए आ गया, करेक्ट, और ये भी ए आई माइनस 2a हो गया एंड माइनस 2 और आई स्क्वायर, आई को किसी भी कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करो। ठीक है ना, यानी कि आई रेज टू दी पावर n हमेशा आई होता है। ठीक है ना,
करेक्ट। जैसे आप 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहता है। सेम उसी टाइप से आप ये समझ लो। और अगर आपको डाउट है तो एक सेकंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो, उसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, हाँ अच्छा देखिए 2i², तो ये यहाँ पर i आ गया। ठीक है, करेक्ट, i², तो a² आ गया, माइनस a आ गया, माइनस 2i आ गया, इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स इक्वेशन मिल गई हमें। ठीक है, अब यहाँ देखो वैसे इस टाइप की क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी बुक में है। ठीक है, एग्जाम्पल भी है और एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है। तो इसके दो मेथड हैं करने के, ए इनवर्स निकालने के। सिंपल वाला पहले बताते हैं। a² यहीं लिखेंगे, माइनस a यहाँ लिखेंगे और 2 टाइम्स ऑफ i यहाँ लिखेंगे। हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लीजिए। ठीक है, करेक्ट। अब यहाँ देखो a², अगर हम यहाँ a कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? a² क्या होता है? a इंटू ए होता है। अब a मैट्रिक्स बाहर निकल जाएगी तो बचेगा क्या? क्या बचेगा? 1? नहीं। अब यहाँ देखो हम रियल नंबर में क्या करते हैं कि अगर आपने क्या किया 2x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या x बचेगा, माइनस आ गया, 2 बाहर निकल गया तो 1 आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ 1 की जगह कौन आता है? i, तो a² माइनस ai, करेक्ट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये हमारे पास, ठीक है, तो ये i बचेगा यहाँ पर और ये 2 टाइम्स ऑफ i आ गया, समझे? करेक्ट, a² को बाहर लेंगे तो ठीक है। अब ये जो 2 कांस्टेंट है उसको नीचे डिवाइड कर दो, a माइनस i बाई 2 इज इक्वल टू i, ये आ गया हमारे पास। अब आपने पढ़ा है कि यहां देखो a एंड b 2 डिफरेंट मैट्रिसेस हैं। a इंटू बी जो है वो i आ जाता है, a इंटू बी क्या होता है? i। तो ये i कब आएगा? जब ये एक दूसरे के इनवर्स होंगे, यानी कि a इनवर्स इजकस टू b और b इनवर्स इजकस टू a, तभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ सकती है, वरना कभी नहीं आ सकती। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, एक दूसरे के। तो जैसा कि हमने रूल बताया था कि a इंटू बी रियल नंबर में अगर हम कहते हैं 1 आ गया, a इंटू बी 2 नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, आपने कहा कि 2 आ गया इंटू 1/2 आ गया तो ये 1 आएगा। ठीक है, करेक्ट। आपने कहा 5 आ गया इंटू 0.2 आ गया, ठीक है, तो ये कितना आ गया? 1 आ गया। तो 5 एंड 0.2 एक दूसरे के क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल, ऐसे समझ लो। सेम यही कंसेप्ट यहाँ पर समझ लो। फिलहाल 2 मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई करें तो ये होता है। और देखो a इंटू ए इनवर्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, या a इनवर्स इंटू ए कह दीजिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो अगर ये a है तो ये क्या होना चाहिए? a इनवर्स होना चाहिए। a मल्टीप्लाई बाई a इनवर्स इजकस टू i होता है। तो a इनवर्स जो मैट्रिक्स हो गई वो a माइनस आई अपॉन 2, ये हमारे पास ऑप्शन हो गया। ठीक है ना, a माइनस आई बाई 2, करेक्ट। तो एक मेथड से तो आपको ये समझ आया, ठीक है। हालांकि ये है क्वेश्चन हमारे बुक में, ठीक है, कि सबसे पहले आप ये प्रूव करो कि ये इक्वेशन आज 0 मैट्रिक्स आती है, फिर उसके बाद हेंस फाइंड ए इनवर्स, यानी इस रिजल्ट को यूज करके ए इनवर्स फाइंड करो। तो पहले विदाउट फाइंडिंग एडजॉइंट, विदाउट फाइंडिंग कोफैक्टर्स, विदाउट फाइंडिंग एडजॉइंट, तो हमें सिर्फ ये टेक्निक लगानी है, ना कि आप C1 C11 या कैपिटल A11 कोफैक्टर्स फाइंड करने लग जाओ, एडजॉइंट ए करो, वो नहीं करना। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें ये टेक्निक करनी है। हेंस फाइंड का मतलब यही है, यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, तो एक तरीका तो हमने आपको ये बता दिया, अब दूसरा तरीका भी आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है ना, देखो दूसरा मेथड क्या होता था कि हम लोग यहां से एक्चुअली दूसरा मेथड लगाते हैं। a इंटू में a² माइनस a इज इक्वल टू 2i, ये आ गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमेशा राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करना है, चाहे कोई भी मेथड लगा दो।
मैं यहाँ से ना लिख के यहाँ से 2 मेथड कर देता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ 2 मेथड, ठीक है ना, चाहे यहाँ से कर लो और बेस्ट रहेगा, ठीक है ना, करेक्ट। तो दूसरा मेथड क्या है कि आपको पता है a इंटू आई, तो a कॉमन ले लो, a कॉमन लेंगे तो यहाँ a आएगा और यहाँ पर आएगा माइनस आई और ये आ गया 2i, ठीक है। अब यहाँ देखो बोथ साइड a को कैंसिल करने के लिए, मतलब a इनवर्स लाने के लिए हमें a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ आप a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई a इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई पहले मल्टीप्लाई करना है। तो a आ गया और a माइनस आई आ गया और ये a इनवर्स आ गया और 2 टाइम्स ऑफ i आ गया, करेक्ट, ओके। ये आपने पढ़ा। अब ये जो है आपने पढ़ा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। क्या पढ़ा आपने? मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता इन जनरल, ठीक है, ओके, लेकिन एसोसिएटिव होता है, a इंटू बी सी। तो a इंटू बी सी, तो ब्रैकेट क्या है, इधर मूव कर जाएगा, ठीक है ना, ब्रैकेट का हम मूव करेगा इधर लेफ्ट साइड, तो a b और c ऐसे हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट। तो a इनवर्स इंटू a, ये ब्रैकेट यहाँ आ गया और a माइनस आई, ये रिजल्ट आ गया और 2 कॉन्स्टेंट आउटसाइड आ जाएगा, 2 a इनवर्स इंटू आई आ गया, ठीक है। a इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, a माइनस आई आ गया और 2 a इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो तो वही रहता है, तो a इनवर्स आ गया, ठीक है, करेक्ट। और यहाँ पर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो तो वही रहता है, तो a माइनस आई आ गया और ये 2 टाइम्स ऑफ a इनवर्स आ गया। तो हाफ इधर कर दो, हाफ टाइम्स ऑफ a माइनस आई आ गया और a इनवर्स आ गया, ठीक है ना, करेक्ट। तो आपको ये मेथड भी हमने बता दिया कि आपने a कॉमन लेना है और a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। तो a इनवर्स यहाँ पर हमारे पास क्या रूल अप्लाई होगा, यहाँ रूल अप्लाई होगा हमारे पास एसोसिएटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटिव रूल, ठीक है। तो a और a इनवर्स इंटू ए ब्रैकेट में आ जाएगा, यहाँ i आ जाएगा और ये, ठीक है, आपको समझ आया, ठीक है। a इनवर्स निकालना हो, अगर बच्चों आप लोगों को फाइंड करना हो, जब हमें मैट्रिक्स गिवन हो, एलिमेंट्स गिवन हो, ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, a इनवर्स तो लाना ही है। तो आपको क्या करना है, पहले 2a इनवर्स आसानी से कैलकुलेट कर लो, एक मैट्रिक्स ये लिखो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये लिखो और दोनों को माइनस कर लो, ठीक है ना। तो 2 टाइम्स ऑफ a इनवर्स ऐसे ही लिखो, गलती मत करना, a इनवर्स यहाँ लिखो, बाद में हाफ से डिवाइड करना है, तब करना है। कई बार बच्चों को देखा 2 यहाँ भेज देते हैं और माइनस करते रहते हैं, तो या तो फिर अगेन ब्रैकेट डालो इसमें, तो ब्रैकेट डालते नहीं हो आप लोग, तो इसलिए ब्रैकेट की गलती हो जाती है, ठीक है, समझे। तो ये आप लोगों को समझ आया। हालांकि ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आने का चांस है, ठीक है, मेरी तरफ से 60% चांस है, ठीक है। तो ये ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए, फाइंड व्हाट इज एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास क्या सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये है 1 2 4 एक्स इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, एक मैट्रिक्स सिंगुलर जब होती है जब डिटरमिनेंट ए क्या होता है 0, और नॉन सिंगुलर से नॉन से नॉट, नॉन से क्या हुआ नॉन सिंगुलर, तो नॉन से क्या होगा नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, तो नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ए क्या है नॉट इक्वल टू 0। तो ये सिंगुलर है तो डिटरमिनेंट ए फाइंड करो इसका, तो x माइनस 8 आ गया, डिटरमिनेंट ए 0, तो x माइनस 8, x का वैल्यू आ गया 8, करेक्ट, ओके। तो ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होती है जिसका डिटरमिनेंट ए क्या होता है 0 होता है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या है डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, नॉन से नॉट याद रहेगा आपको।
एक एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास लिखा है इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस, ये हमारे पास 3 वर्टिसेस हैं, -3,0, बी है 3,0 और सी जो है हमारे पास 0,k, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ये निकालना है। हालांकि ये तो मुझे थोड़ा सिंपल ही लग रहा है। क्यों सिंपल लग रहा है? क्योंकि चलो पहले हम उसको मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वाले मेथड से कर लेते हैं। हालांकि 2-3 मेथड हैं इसके करने के, लेकिन आपके जो कोर्स में वही करा रहे हैं, ठीक है। तो देखो उसका एरिया कितना है, 9 स्क्वायर यूनिट, 9 है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या है, हाफ लिखना है, ठीक है। और फर्स्ट रो में क्या लिखना है हमने, फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिखना है। फर्स्ट रो में कोऑर्डिनेट क्या होता है, x1/1, तो फर्स्ट रो में x1/1 1, ध्यान रखिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या है, x1/1 1। सेकंड रो में सेकंड पॉइंट लिखना है x2/2 1, थर्ड में x3/3 1 लिखना है और हाफ आगे लगाना है, ठीक है। और पूरे एक्सप्रेशन को, डिटरमिनेंट को मॉडुलस के अंदर रखना है, क्योंकि एरिया जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होता, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। चलिए पहले तो हम ये डबल लगा सकते हैं, नो इशू, ठीक है, ध्यान रखिए। तो देखो -3,0,1 3,0,1 0,k1, ठीक है। और इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और यहाँ देखो तो ये कितना हो गया, -3, ठीक है, 0 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई, के इसके साथ, ठीक है। पहले वाला ध्यान रखिए, ये फर्स्ट है, बच्चे उल्टा करते हैं, गलती ना करें कभी भी। तो 0 - k, 0 - k, और ये है -0, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं, आगे बढ़ो, +1 हो गया, तो ये 3k हो गया, 3k - 0, ठीक है। तो ये हो गया 1/2, ये भी 3k + 3k, करेक्ट। तो हाफ मॉड ऑफ 6k, करेक्ट। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, हाफ मॉड ऑफ 6k, ठीक है। तो एरिया देखिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू है 9 1/2 मॉड ऑफ 6k, तो 2 × 9 इधर हो गया 18 और ये हो गया मॉड ऑफ 6k। तो जब भी हम मॉड को हटाते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव 2 साइन आते हैं। 6k का एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, दैट इज +18, तो 6k हो गया ±18, ठीक है ना। जैसे आपको पता है ना कि अगर ये रफ देखो यहाँ पर मॉड में -18 होगा तो भी +18 आएगा, ठीक है, और +18 होगा फिर भी 18 आएगा, -18 होगा तो +18 आएगा, +18 होगा तब भी +18 आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, लेकिन आंसर हमेशा 18 आना है, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ +-18 इज 18, ठीक है। तो ये कुछ भी एक्सप्रेशन हो, इसका आंसर क्या है, ये, तो अंदर जो वैल्यू होगी दैट इज +-18, ठीक है। तो के जो आंसर हो गया हमारे पास +-3, के हमारे पास 2 आंसर्स हो गए। लेकिन यहाँ ऑप्शन में +3 लिखा है तो हम +3 बी ऑप्शन लेंगे, ठीक है ना, ओके। अगर 2 ऑप्शन होंगे तो दोनों ही, ये +3 भी होगा और -3 भी होगा। अब इसका जस्टिफिकेशन कर देते हैं आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं क्वेश्चन MCQ में आए, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास 2 नंबर का बी सेक्शन में भी आ सकता है, बी सेक्शन, ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन बी सेक्शन में आ सकता है। तो इसका थोड़ा जस्टिफिकेशन कर देते हैं आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये हमारे पास देखो पॉइंट को अगर हम एक्चुअल प्लॉट करते हैं तो -3,0 ये आ गया और +3,0 ये पॉइंट आ गया, और ए और बी ये हमारे पास दोनों फिक्स्ड पॉइंट हो गए, ठीक है। और थर्ड जो पॉइंट है, जो वेरिएबल पॉइंट है, वो 0,k, यानी कि 0,k, तो 0,3, तो एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया, और ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल ये फॉर्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, तो ये पॉइंट हो गया, और इसका एरिया अगर आप कैलकुलेट करोगे हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये जो डिस्टेंस हो गई वो हमारे पास कितना आ गई,
6 हो गई, हाफ बेस इज 6, हाइट इज 3, तो ये कैंसिल 3 आ गया, तो ये हमारे पास 9 आ गया। अगर हम नीचे लेते हैं, ये हमारे पास जो है ए बी सी, तो ये सी आ गया और सी डैश ये 0, -3, के क्या वैल्यू -3, तब भी हमारे पास कितना आएगा, हाफ बेस इंटू हाइट सेम वही रहेगा। ठीक है, हाफ बेस इज 6, हाइट इज 3, तो 3, तो कैंसल, ये 9 आ गया। ठीक है ना। और यहां देखो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है 2 आंसर्स का। अगर आप कहते हो कि ज्योमेट्रिकली हमें कैसे पता चलेगा कि 2 आंसर्स एग्जिस्ट करेंगे, देखो ये तो पर्टिकुलरली ये ट्रायंगल की ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, वैसे कहीं भी लाई कर सकते हैं। ये जो हमारे पास जो वेरिएबल पॉइंट होगा, चलिए मैं आपको यहां अलग से बताता हूं। देखो, एक तो आपको मॉडुलस कंसेप्ट से पता है कि 2 आंसर आएंगे हमेशा। ठीक है, और अगर आपने ये कह दिया कि ये हमारे पास ये पॉइंट है, ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, और ये थर्ड जो पॉइंट है वो हमारे पास ये वेरिएबल पॉइंट है। ठीक है ना, करेक्ट, और सी पॉइंट ये है, तो ये जो लाइन है वो आगे एक्सटेंड करेंगे और इस टाइप से होगा, तो ये जो है एक मीडियन एक्ट करेगी। ठीक है ना, ये थर्ड पॉइंट में इसको कहाँ बनाऊं आपके लिए, थर्ड पॉइंट को मैं यहां बना देता हूं। ठीक है, सी की के की 2 वैल्यू आ गई, एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू, यहां बना दिया आपके लिए। ये सी डैश कह दिया आपने, तो ये हमारे पास जो फिक्स्ड लाइन है, फिक्स्ड लाइन दैट इज ए बी, तो वो हमारे पास क्या है कि मीडियन एक्ट करेगी। तो आपको पता है कि एक 9th क्लास में थ्योरम थी, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। एक जो मीडियन होती है ट्रायंगल की, वो ट्रायंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है लेकिन इक्वल एरिया। आपने कहा कि ए बी सी हमारे पास ट्रायंगल है और ए डी जो है वो मीडियन है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ये लेफ्ट वाला मीडियन के और मीडियन के राइट वाला बराबर होगा। तो मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, ये आपने थ्योरम पढ़ी थी। तो मीडियन जो होती है वो ट्रायंगल को क्या है 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करती है और दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है, सेम होता है। तो सेम कंसेप्ट यहां पर हमारे पास, ठीक है, लगेगा। तो एक फिक्स्ड लाइन हो गई, तो एक पॉइंट यहां पर वेरिएबल पॉइंट यहां पर आएगा के की वैल्यू, दूसरी के की वैल्यू यहां पर आएगी, और दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो सेम होगा। जब आप एक्चुअल डायग्राम बना के देखेंगे तो 2 कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो के हमेशा 2 आंसर आएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एक तो ज्योमेट्रिकली हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एक मॉड की कंसेप्ट से जो हम ये कैलकुलेट करते हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है डिटरमिनेंट की वैल्यू। लेकिन कोई भी एक्सप्रेशन हो, किसी भी टाइप का एक्सप्रेशन हो, जब हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, एरिया हो, वॉल्यूम हो, एनीथिंग, ठीक है ना, डिस्टेंस हो, तो हमेशा उस एक्सप्रेशन को मॉडुलस के अंदर रखते हैं। चाहे आप मॉड यहाँ ना डालें, लेकिन यहाँ पर डालना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, वहाँ भी डाल सकते हैं, आरडी वगैरह में नोटेशंस हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आरडी वगैरह में देखना पड़ेगा मुझे। हाँ, चलिए समझ आया आपको और आप लोगों को ये। ठीक है, तो यहाँ मॉड ऑफ 6 के आ गया। ठीक है, और अगर यहाँ और सिंप्लीफाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हो कि मॉड ऑफ एक्स बाई मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ वाई, ये रूल होता है। तो मॉड ऑफ 6 मॉड ऑफ के आ गया। ठीक है, 18 आ गया, तो 18 आ गया, मॉड ऑफ 6 आ गया, मॉड ऑफ के आ गया। ठीक है, तो दैट इज 3 आ गया, ये मॉड ऑफ के आ गया। ठीक है, तो के इज +-3। ठीक है, दोनों तरीके से ही। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आपका कंप्लीट हो गया। 1-2 टॉपिक और समझाते हैं अभी आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट, एक एक्स कोई मैट्रिक्स है और ये इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाइड है। ठीक है ना, और इसका आंसर आ रहा है ये -7 -8 -9, ये वाली मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है ना, हमें एक्स मैट्रिक्स को फाइंड करना है कि वो कौन सी मैट्रिक्स है जो इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी और ये हमारा आंसर आएगा। तो सबसे पहले आप लोग देखो, एक बॉक्स बना लो, एक मैट्रिक्स बना लो और उसका ऑर्डर लिख लो आप m/n, और ये जो मैट्रिक्स है, करेक्ट, इसका भी ऑर्डर लिख लो। तो इसमें क्या है, 2 रोज
1 2 3, तो दैट इज 2/3, ठीक है। और राइट वाली मैट्रिक्स भी है वो 2/3 मैट्रिक्स है, करेक्ट। तो यहाँ रिकॉल करो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रूल क्या था हमारे पास, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रूल क्या था, ठीक है ना, वो याद करो। तो ये होता था कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। जो पहले लिखी है वो फर्स्ट मैट्रिक्स, जो बाद में लिखी है वो दूसरी मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रो इक्वल होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो n तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन रूल के हिसाब से n की वैल्यू तो आ गई 2। जो x मैट्रिक्स होगी उसके 2 कॉलम होने चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है, रो पता होनी चाहिए हमें, ठीक है। चलो देख लेते हैं। तो अब यहां देखो, जब इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये n और 2 ये तो खत्म हो गया, बचा क्या, m बचा और इधर बचा 3, m/3। जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा m/3, जो बैलेंस बचा वही हमारे पास ये आएगा, ठीक है। ये तो खत्म हो गया, ठीक है। तो m बैलेंस बचा और 3 बैलेंस बचा, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 2/3, ठीक है। अब देखो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, अब ये दोनों मैट्रिक्स लेफ्ट वाली राइट वाली बराबर हो गई, ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर एक नई मैट्रिक्स बन गई। अब इन दोनों के बीच में क्या है, इक्वल का साइन। तो हमें क्या कंसेप्ट लगाना है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो 2 मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं, जब उनका ऑर्डर सेम होता है, ठीक है। तो 3 के बराबर है, इसका हमें कुछ सोचना नहीं है। m की वैल्यू 2 होनी चाहिए, m की वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो यहां से हमारे पास ऑर्डर डिसाइड हो गया कि रो 2 होनी चाहिए और कॉलम भी 2 होने चाहिए, ठीक है, करेक्ट। तो ये तो आपने रफ में आप ऐसा काम कर सकते हैं, और फेयर में भी करना चाहें तो फेयर में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। रफ में कर लें वो ज़्यादा बढ़िया, ठीक है, लिख लेना वहाँ पर। तो लेट एक्स मैट्रिक्स, अब एक्स मैट्रिक्स हो गई 2 रोज और 2 कॉलम्स। अब इनके एलिमेंट्स भर दो आप। तो कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 × 2 4 एलिमेंट्स, ठीक है। 4 एलिमेंट्स होंगे, तो इसको लिख लो आप ABCD, ठीक है। एनीबॉडी कैन डांस, नहीं याद रहेगा आप लोगों को ABCD, ठीक है, ओके। तो याद रख सकते हो बच्चों, ठीक है। तो ये आपके पास ये हो गया, और यहाँ पर जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 2 3 4 5 6 ये, और राइट हैंड साइड में सेम। अब आपको मालूम है कि 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करते हैं, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, देखिए। देखो फर्स्ट मैट्रिक्स की तो हम रो लेते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या लेते हैं, रो, और सेकंड का कॉलम। फर्स्ट को रो और सेकंड के कॉलम, ठीक है। यानी कि आप मल्टीप्लिकेशन भी नहीं भूल सकते कभी भी। देखो ये है 7 बनाते ना, 7 हम ऐसे, तो पहले हम कहाँ जाते हैं, हॉरिजेंटल देन वर्टिकल। तो ये 7 बना कि नहीं बना, तो 7 रूल याद रखो, मल्टीप्लिकेशन का क्या ये रूल याद रखना है, 7 रूल, ठीक है। तो पहले हम जैसे रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं भूल सकते। देखो 1 2 एलिमेंट है, इधर भी 2 एलिमेंट है, बराबर होने चाहिए, ठीक है ना, करेक्ट। कॉलम नहीं सोचना हमें, रो ही सोचना है, 7 रूल, ठीक है। तो पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई, दूसरा दूसरे के साथ, पहला पहले के साथ तो हो गया A, दूसरा दूसरे के साथ हो गया 4B, और हम इनको ऐड करते हैं हमेशा, ठीक है। पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे। तो दोबारा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लो, पहला एलिमेंट पहले के साथ तो 2A बना, दूसरा दूसरे साथ तो कितना हो गया 5B, और ऐड करते हैं तो 3A आ गया प्लस 6B आ गया, ठीक है। और इसी टाइप से नीचे हम लेंगे रो फिर कॉलम, तो ये हो गया 1 × C प्लस 4D, 2C प्लस 5D एंड 3C प्लस 6D, ठीक है। और ये मैट्रिक्स हमारे पास। फिर भाई इक्वलिटी से हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ इक्वल कर लेंगे,
ठीक है, ए की दो इक्वेशन हम ए प्लस 4b सभी लिख लो पहले स्टार्टिंग में, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, ये ऐसे हम 6 इक्वेशन बना लेंगे। तो ए और बी में 2 इक्वेशंस होंगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का कंसेप्ट लगा के ए और बी को, ठीक है, एलिमिनेट करके ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, सी और डी की वैल्यू निकालेंगे, आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। वैल्यू निकालने के बाद जो मैट्रिक्स है यहाँ पर लिखना भी है ए बी सी डी की वैल्यू, ठीक है, अलग से एक्स मैट्रिक्स लिखना है, ए बी सी डी की वैल्यू लिखनी है और 2/2 लिखना, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको समझ आया? तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो सबसे पहले ये डिसाइड करना, दो मल्टीप्लिकेशन आप नहीं बोल सकते, ठीक है, थोड़ा एक फनी लैंग्वेज में बता देते हैं आपको, ठीक है। देखो जैसे ये 7 रूल है ना, 7 रूल आप नहीं बोल सकते। आप देखो हेलो, हेलो, तो मैं क्या कह रहा था कि देखो 7 रूल क्या है। जैसे देखो किसी की शादी होती है तो क्या होता है, 7 फेरे लेते हैं कि नहीं लेते हैं? जब 7 फेरे लेते हैं तो भूल सकते हो क्या इसको? आप लोगों की शादी होगी तो आप लोग भी 7 फेरे लोगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हो, कभी नहीं भूलोगे आप लोग, ठीक है ना। 7 रूल, मल्टीप्लिकेशन का 7 रूल, ठीक है। तो कितना आसान हो गया आपके लिए, हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो 7 रूल समझ आया ना आपको? 7 ऐसे लिखते तो मल्टीप्लाई करना कौन भूल सकता है? कोई नहीं भूल सकता ना, ठीक है, ओके। चलो ठीक है, ये भी पूरा हुआ। अच्छा अब यहां देखो, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस टाइप का क्वेश्चन जो एमसीक्यू में आ सकता है कि ए बी माइनस बी ए, जब भी आप बीच में नेगेटिव साइन देखें, बीच में नेगेटिव साइन देखेंगे, नेगेटिव साइन ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होता है। ए ट्रांसपोज क्या होता है? माइनस ए के बराबर होता है। तो वहां से ही आप थोड़ा सा आइडिया लगा लो कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स टिक हो गया, ठीक है। अगर ये प्लस साइन होता ए बी प्लस बी ए, तो ए ट्रांसपोज क्या होता है? ए होता है, तो इसके आगे प्लस साइन होता है, ठीक है। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। नेगेटिव साइन वाला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। प्रूव करने की जरूरत नहीं है, कहते हो तो मैं प्रूफ कर देता हूं। वैसे प्रूविंग चांसेस कम है कि प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। लेकिन एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में। तो पी माना आपने, इसको ए बी माइनस बी ए लिखा, ठीक है। टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, ए बी माइनस बी ए लिखेंगे, होल ट्रांसपोज किया। तो यहां पर जो क्या है कि ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, और यहां पर रूल क्या बना? ए प्लस बी प्लस हो चाहे माइनस हो, ट्रांसपोज ऑफ सम ऑफ द मैट्रिसेस इज सम ऑफ देयर ट्रांसपोजेस, ठीक है। तो यानी ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये हो गया। और पी ट्रांसपोज यहां रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज क्या है? ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो बी ट्रांसपोज हो गया बी ए के इक्वल, बी के इक्वल ए ट्रांसपोज बी ए के इक्वल ए बी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, बिकॉज ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, करेक्ट। ये हमको समझ आया, ठीक है। तो करेक्ट। अब यहां देखो, ये जो हमारे पास क्या आया? पी ट्रांसपोज, पी ट्रांसपोज कितना हो गया? बी ए माइनस ए बी। तो माइनस ए बी पहले लिख सकते हैं, बी ए को बाद में लिख सकते हैं। कैसे? ए प्लस बी क्या होता था बेटा? बी प्लस ए के बराबर। ए प्लस बी क्या है? बी प्लस ए के बराबर। मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो हमेशा कम्यूटेटिव होता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, किसी को भी पहले लिखो बाद में लिखो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब आप क्या करोगे? माइनस साइन कॉमन ले लो, ए बी माइनस बी ए कॉमन ले लिया, ए बी माइनस बी ए हो गया। तो देखो जहाँ से चले थे वहीं आ गए कि नहीं आ गए? घूम फिर के आ गए, बस नेगेटिव साइन मिल गया हमें आगे, नेगेटिव साइन मिल गया आगे, ठीक है। तो पी ट्रांसपोज कितना हो गया? माइनस पी आ गया। तो पी क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हमने प्रूव कर दिया ये, ठीक है, करेक्ट। तो ये
ए बी का, यहाँ देखो ए बी का होल ट्रांसपोज रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई होता है, रिवर्सल लॉ बोलते हैं। ऐसे ही हमारे पास ए बी का होल इनवर्स, ये बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है, करेक्ट। तो ये भी रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, करेक्ट। तो ये समझ आया। ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। हाँ, अब यहां देखिए, देखो यहां है कि यूज द प्रोडक्ट, ये दो मैट्रिसेस हमें गिवन है, एक मैट्रिक्स ये, दूसरी मैट्रिक्स ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो, यूज करो इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखो मल्टीप्लाई तो आप लोग कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये R1 R2 R3 ये हमारे पास हो गया C1 C2 C3। तो क्या करते हैं हम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई R1 C1, तो हमें A11 एलिमेंट मिलता है। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई दूसरा एलिमेंट, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई ये एलिमेंट। R2 को नीचे चले जाओ सेकंड लेवल पे, सेम प्रोसीजर, R2 C1 R2 C2 R2 C3 R3 C1 R3 C2 R3 C3, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करते हैं, पहले एलिमेंट को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, और सबका सम कर देते हैं, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, करेक्ट। तो ये हमने इस कर लिया। तो अब मान लो इनका कोई नाम तो नहीं दिया हुआ, इसको क्या डिनोट करना है, आपने इसको पहली मैट्रिक्स को ए मान लिया, दूसरी को बी मान लिया, और इसका जो है ये हमारी एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल है, ठीक है, पुरानी एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल नंबर है 33, ठीक है ना। तो ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, जब इनको जब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन का हमने 7 रूल भी बता दिया आपको, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो ए बी जो है इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला, ठीक है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यही कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, ठीक है ना। ए इनवर्स कितना आ गया बी, एंड बी इनवर्स जो हो गया वो ए हो गया। और चलो मैं बता देता हूं आप लोगों को, दिखा भी देता हूं कि कैसे आता है। चलिए देखो, ए बी जो है आई आ गया बच्चों, ठीक है। हमने ए इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स से क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई, क्योंकि ए पहले बैठा हुआ है इसलिए पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ए इनवर्स को खत्म करने के लिए पहले सबसे पहले इसी को अटैक करेंगे, ठीक है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें। अब यहां एसोसिएटिव रूल लगेगा, ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी, और ए इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। बी को आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ ए इनवर्स बी के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, ठीक है। अब यहां देखो ए बी क्या है हमारे पास, ए बी जो है वो आई है। अब बी कहाँ बैठा है, बाद में बैठा है, सेकंड पोजीशन पे बैठा है, ठीक है। तो पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई बी इनवर्स बाद में करना है, पोस्ट का मतलब बाद में, प्री का मतलब पहले, ठीक है। अब एसोसिएटिव रूल लगा दो, बी इंटू बी इनवर्स, और ये बी इनवर्स आ गया, ए आ गया बी इंटू बी इनवर्स, आई आ गया, तो ये बी इनवर्स आ गया। तो ए कितना हो गया, बी इनवर्स के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो एक दूसरे के इनवर्स होंगे, तो वो हमने प्रूव भी कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट ठीक है, आप लोगों का थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा होगा क्योंकि मैं ऐसे समझा रहा हूँ। अब क्या करूँ, डायरेक्ट समझाऊंगा, कुछ बच्चों को आएगा, कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा। ऐसे बिलीव तो हो जाएगा कि हाँ जो लिख रहे हैं वो सही है, लेकिन हालांकि ये सब कुछ अभी और दोबारा फिर बता देंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो एक दूसरे के इनवर्स हो गए, बस वही है।
अब यहाँ देखो बच्चे लोग क्या गलती करते हैं, कैसे लिखते हैं। अब ये हमने डिसाइड कर लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ए बी इजकस टू आई हो गया, और वहां हम लिख देंगे विच इंप्लाइज ए इनवर्स इजकस टू बी एंड बी इजकस टू ए इनवर्स। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यहां हमें क्या लिखना है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म एच। कैसे लिखना है, तो देखो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है। देखो ये बहुत स्टार्टिंग से बता रहा हूं आपको। देखिए इसमें ये पहले x माइनस वाई प्लस 2z और यहाँ 1 लिखना है, और यहाँ x नहीं है तो 0 टाइम्स x प्लस 2y माइनस 3z इजकस टू 1 लिखना है, 3x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वस टू 2 लिखना है। करेक्ट, तो ये हमने लिखा। अब देखो उल्टा सोचो, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस हम क्या लिखते थे, टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तो इन एलिमेंट्स को इक्वल लिखते थे। तो बस वही नेक्स्ट स्टेप है, उसका रिवर्स प्रोसीजर है, ठीक है ना। अब इसको हम मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखो पहले तो कॉफिशिएंट लिखेंगे 1, x का ऑप्शन 1, फिर y का ऑप्शन -1, z का ऑप्शन 2, जस्ट ओके 0 2 -3 3 -2 4, और यहाँ पर है हमारे पास x y g, और ये है 1 1 2 1 1 2, ओके करेक्ट। तो ये, लेकिन आपको मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला स्टेप मत लिखिए, आप स्टार्टिंग यहाँ से करिए। देखो मल्टीप्लिकेशन जो है इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू एक्स 1x हो गया, -1 इंटू वाई -y हो गया, +2 इंटू z 2z हो गया, ठीक है। तो इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एग्जैक्टली ये आएगा, आता है कि नहीं आता, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बहुत, इसको मत लिखो कोई बात नहीं, लेकिन आप स्टार्टिंग यहाँ से कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ से ही हमें करनी चाहिए। तो हम ये लिखते हैं। अब यहाँ देखो मैचिंग देखो 1 -1 2, तो ये पहली वाली जो हमने ए मैट्रिक्स मानी थी तो वो मैट्रिक्स ए आ गई, और ये मैट्रिक्स हो गई एक्स जो वेरिएबल मैट्रिक्स आ गई, और इसको बी नहीं लिखेंगे क्योंकि बी मैट्रिक्स हम ये मान चुके हैं। तो बी को छोड़ के सी लिख लो, डी लिख लो, कुछ भी और लेटर लिख लो, और कैपिटल लेटर लिखने हैं। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ए एक्स इजकस टू सी हमारे पास ये सिस्टम आ गया। अब यहां देखो मैट्रिक्स को हम कैसे, इस इक्वेशन को, मैट्रिक्स इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ए एक्स इजकस टू सी, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बता देते हैं आपको। देखो ए इनवर्स पहले है तो ए को ख़त्म करना है, ए को ख़त्म करेंगे तभी तो एक्स मिलेगा हमें। जैसे आप लिखते हो ना 2x इजकस टू 4, तो क्या सीखा था आपने, 2 को यहाँ भेज दो, या 2x को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई का दुश्मन क्या है, डिवाइड, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तभी तो x इंडिपेंडेंट बनेगा, तभी तो x की वैल्यू आएगी। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, ए इनवर्स इंटू ए एक्स इजकस टू ए इनवर्स इंटू सी। तो एसोसिएटिव लॉ ए इनवर्स इंटू ए टाइम्स एक्स, और ये ए इनवर्स इंटू सी आ गया, तो आई आ गया इंटू एक्स आ गया, और ए इनवर्स सी आ गया। तो एक्स कितना आ गया, ए इनवर्स इंटू सी आ गया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, करेक्ट। तो यहाँ देखो, हालांकि आपको ये प्रूफ नहीं करना है, आपको सीधा यहाँ से ये लिखना है, इस स्टेप के बाद x इजकस टू ए पहले है यहाँ पर, और पहले ही आएगा, राइट साइड में पहले ही आएगा, ध्यान रखना, पहले है पहले आएगा, बाद में है तो बाद में आएगा, दैट इज पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। बाद में है तो बाद में आएगा, पहले है तो प्री मल्टीप्लिकेशन, ध्यान रखिएगा। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ऐसे देखा गया है, ठीक है। पहले है तो पहले आएगा, बाद में है तो बाद में आएगा, ध्यान रखो इस बात का। ए पहले है तो ए इनवर्स इंटू सी, करेक्ट, ये रहे। हालांकि ये मैंने प्रूफ भी कर दिया है, बट प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप लोग प्रूफ नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रूफ नहीं करना, ठीक है, ओके। और वो क्यों बताया फिर हमने, क्योंकि आप लोग गलती करते हो इसलिए बताया। बाद में भेज दोगे सी इंटू ए इनवर्स कर दोगे, ठीक है, तो वो नहीं, फिर काट के दोबारा से कैंसिल करके दोबारा कर लिखते हो आप, तो इसलिए पहले तो पहले। तो बस एक्स हमारे पास है, ए इनवर्स कितना निकला था, बी निकला था, बी इंटू सी,
बस बी हमारे पास ये मैट्रिक्स है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो और मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास फिर एंड में जब ये सिंगल नंबर आ जाएंगे ना ए बी सी, तो x इजकस टू ए, बाई इजकस टू बी एंड जेड इजकस टू सी, तो ए बी सी इस टाइप से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके, करेक्ट। तो ये हमारे पास ये कंसेप्ट हो गया कि इसको मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करके उसको यूज करो। अच्छा, ऐसे और भी आते हैं कि सबसे पहले आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन होगी तो फाइंड ए इनवर्स, तो ए मैट्रिक्स को फाइंड कर लो, ठीक है। और यहां पर जो सिस्टम होगा, जो दूसरे जो इक्वेशंस होंगी वो हॉरिजेंटल ना लिख के, जैसे सपोज 1 2 3 ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन जो होगी यहां आ रहा है 3 - 4। हेलो, हाँ जी, तो कहाँ रहते हैं आप? अच्छा, ठीक है। तो होम ट्यूशन के लिए सेंटर उत्तम नगर में है। हाँ हाँ, अभी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन यह मैं नेम सेव कर लेता हूँ आपका, तो मैं क्लास के बाद कॉल करूँ। कौन सी स्कूल में हैं आप? अच्छा, द्वारका अंदर। आपको नंबर कैसे मिला मेरा? अच्छा, ठीक है। तो आप यहाँ आ सकते हैं पढ़ने के लिए? नहीं, जनकपुरी तो नहीं, मैं उत्तम नगर रहता हूँ एक्चुअली। हाँ, 7 पल्स के अपोजिट में है। ये गोल्ड जिम देखा आपने जनकपुरी में, A1? आप कहाँ रहते हैं? हाँ हाँ, अच्छा। तो मैं अभी क्लास के बाद आपको कॉल बैक करता हूँ, ठीक है ना? ओके ओके, थैंक यू। तो आप यहाँ देखिए फाइंड ए इनवर्स, हमें ए इनवर्स को फाइंड करना है। हाँ सॉरी, तो ए मैट्रिक्स गिवन है, ए इनवर्स फाइंड करना है 4 5 6 7, ठीक है। ए कोई भी मैट्रिक्स ये गिवन है, और जो हमें इक्वेशंस गिवन है वो हॉरिजेंटल ना होके, जैसे मैं यहाँ बताता हूँ आपको, देखो आपको आसान लगेगा, चलिए वही बताते हैं। हाँ, ये मैट्रिक्स है, आपने ए इनवर्स तक तो फाइंड कर लिया। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए भी स्टेप्स बता देते हैं, सुनो। पहले सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ए फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? डिटरमिनेंट ए फाइंड करेंगे। तो हमारे पास 6 तरीके होते हैं डिटरमिनेंट फाइंड के लिए, R1 R2 R3 C1 C2 C3, 6 ऑप्शंस होते हैं। एक ही तरीका आपको करना है, ठीक है। और यहाँ मल्टीपल ऑप्शन ट्राई नहीं करने, ठीक है। R1 से आपने एक्सपेंड कर लिया, सपोज इसका आंसर आ गया एनीथिंग, ठीक है। क्या कहते हैं इसका आंसर आ गया K, ठीक है ना। और K जो होगा वो नॉन जीरो वैल्यू होगी, ठीक है ना। डिटरमिनेंट ए जो है वो आपको लिखना है नॉट इजकस टू जीरो। क्या है? के की वैल्यू नॉट, चलिए 10 ले लेते हैं, ठीक है। नॉट इजकस टू जीरो। अगर ये डिटरमिनेंट ए अगर हमारे पास जीरो आ गया तो ए इनवर्स क्या है? एग्जिस्ट नहीं करता, ए इनवर्स डजंट एग्जिस्ट, ठीक है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ए नॉट इजकस टू जीरो, तो इस बात से आप श्योर हो गए कि ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, करेक्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ओके। अब आप क्या स्टार्ट करेंगे? नाउ फाइंड कोफैक्टर्स, उसके बाद आप कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो आप A11 करेंगे, A11 करेंगे तो 1 और 1 क्या है? 2, E1 आ गया, तुरंत पॉजिटिव साइन लगाना है, तुरंत पॉजिटिव साइन लगाना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपा के जो वैल्यू आएगी वो करना है। A12 सम क्या है? 1 + 2 3, ऑड आते ही तुरंत नेगेटिव साइन लगाना है। नेगेटिव साइन लगाने के बाद वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ध्यान रखिएगा। बच्चे क्या करते हैं? पहले वैल्यू फाइंड करते हैं, बाद में प्लस माइनस आगे डालते हैं, वो गलत तरीका है, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही A13 करना है, प्लस साइन लगाना है। A21 करना, ऑड आ गया तुरंत नेगेटिव साइन लगाना है, ठीक है ना। चलो E1 में पॉजिटिव साइन मत लगाओ, कोई बात नहीं, लेकिन ऑड में तो नेगेटिव साइन लगाओ, ठीक है। E1 में पॉजिटिव साइन मत लगाओ, कोई बात नहीं, लेकिन ऑड में तो नेगेटिव साइन लगाना चाहिए ना। उसके बाद वैल्यू लिखनी चाहिए। फिर हम क्या करेंगे? कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे। चलिए कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड कर ली,
कोफैक्टर मैट्रिक्स ना फाइंड करें। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है? एग्जैक्टली जो एलिमेंट है A11 बस उसकी जगह एग्जैक्टली उस एलिमेंट का कोफैक्टर आ जाता है, कैपिटल A11 जो निकाला था, A12 A13 ये वैल्यू है सेम एग्जैक्टली, कॉपी कट कॉपी पेस्ट जो भी कहते हो आप। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? इसका ट्रांसपोज, बस ये हॉरिजेंटल को वर्टिकल, हॉरिजेंटल को वर्टिकल, हो गया खत्म, एडजॉइंट ए आ गया। ए इनवर्स का जो फार्मूला है 1 बाई डिटरमेंट ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, 1 बाई डिटरमेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, तो ए इनवर्स हमारे पास ये हो जाएगा। अच्छा मुझे तो डिफरेंट टाइप से बताना था, मैं भूल गया। चलो ये तो समझ आया। अच्छा हाँ, मैट्रिक्स आ गया। अगर ए मैट्रिक्स तो हो गया, अगर हमारे पास ए इनवर्स ये फाइंड करना है और इक्वेशंस गिवन है वर्टिकल, जैसे 1x प्लस 3y माइनस 4z ऐसे इजकल्स टू 7 लाइक दिस, ठीक है ना। तो ऐसे वर्टिकल इक्वेशन हमें गिवन है, ये 2x प्लस 4y प्लस 6z इजकल्स टू 11, ठीक है, इस टाइप से हमें गिवन है। तो इस सिस्टम को, मैट्रिक्स इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं? 1 2 माइनस 4 2 4 6, ठीक है ना। तो आप ये देखोगे 1 3 1 3 माइनस 4 ऐसे आ गया, 1 3 माइनस 4। तो आप यहाँ देखो ये तो वर्टिकल था, ये हॉरिजेंटल हो गया, ठीक है ना। तो ये कुछ नहीं, इसका ट्रांसपोज हो गया, ये क्या हो गया? ट्रांसपोज हो गया। तो जैसे ही हम ये करते हैं डिटरमेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटरमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे, ठीक है। नहीं इसका तो करना नहीं है, वही आ गया ना। यहाँ पर इनवर्स की प्रॉपर्टी लगेगी, यहाँ पर जो होगा सिस्टम क्या लिखा जाएगा? ए ट्रांसपोज इंटू एक्स इक्वल्स टू सपोज बी लिखा हमने, क्योंकि ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स वो है, तो इसका जब ट्रांसपोज करेंगे ए ट्रांसपोज क्या आ गया? यही मैट्रिक्स आ जाएगी 1 3 माइनस 4, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज इंटू एक्स इक्वल्स टू ए, तो एक्स कितना आ जाएगा? ए पहले है ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज का इनवर्स कहाँ जाएगा? पहले लिखा जाएगा, इनटू में बी आ गया। अब यहां पर एक रूल लगता है कि ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ये रूल लगेगा, यहां पर जरूरत पड़ेगी यहां पर। तो जो हमने ए इनवर्स निकाला था उसको ट्रांसपोज करके यहां लिख देंगे हम ए इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू बी, और जो ए इनवर्स निकाला था उस मैट्रिक्स को, ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ऐसे लिख देंगे, और इंटू में भी ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा एक बात और ध्यान रखने वाली बात है, कई बार हमने बच्चों को देखा है कि जैसे मान लो हमने ए इनवर्स निकाला और ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया, ये ए इनवर्स आ गया और 1/9 बाहर आ गया, तो बच्चे लोग क्या करेंगे? 1/9 को ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर उसके बाद बी के साथ मल्टीप्लाई करें, बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस कांस्टेंट को बाहर ही रखना है, अंदर लेके नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो इसको बाहर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा वो 1/9 होगा और ट्रांसपोज जो होगा वो इन्हीं एलिमेंट का ट्रांसपोज आप यहाँ ले देंगे, ठीक है ना, करेक्ट, ध्यान रखिएगा। और जब फिर उससे बी से मल्टीप्लाई करने के बाद जब ये सिंगल एलिमेंट आ जाएंगे तब ईच एलिमेंट को 9 से डिवाइड करना है, ये करेक्ट टेक्निक है करने की, ठीक है ना, ए इनवर्स, ठीक है। एक समझाया, एक क्वेश्चन और थोड़ा बता देते हैं। देखिए अगर ए बी जो है हमने वहां पर लिखा था, सपोज आई आया था, ए बी कितना था? आई। अगर ए बी 9 आई आ जाए तो उस टाइम क्या करेंगे? तो कैसे हम निकालेंगे? तो बस वही है, 9 को इधर लेके आओ, ए बी के नीचे 9 लिख दो, b/9 इजकस टू आई, तो ए इंटू में ए इनवर्स इजकस टू आई आ गया। तो ए इनवर्स जो हो गया वो 1/9 टाइम्स ऑफ बी हो गया, 1/9 टाइम्स ऑफ बी, करेक्ट। ए इनवर्स हमारे पास, तो अगर यहाँ मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पर डिवाइड होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, करेक्ट। और अगर आपको 1/9 टाइम्स ऑफ ए करना है इंटू बी इजकस टू आई, तो ये बी इनवर्स इंटू बी जो होता है वो आई होता है,
और बी इनवर्स बी हो गया वो 1/9 टाइम्स ऑफ ए हो गया, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। और अगर ये सपोज सिंपल, अब तो समझ आ गया आप लोगों को, ए बी 1/7 टाइम्स ऑफ अगर आई आ गया तो 7ab जो है वो आई आ गया, 7a इंटू में b इजकस टू आई आ गया, तो b इनवर्स इंटू b कितना आ गया, आई आ गया, b इनवर्स जो आ गया 7a आ गया, करेक्ट। b इनवर्स कितना आ जाएगा, 7a आ जाएगा। और अगर हम 7ab लिखा है, a यहीं लिखते हैं, 7 को b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो a इंटू a इनवर्स जो हो गया वो i आ गया, a इनवर्स जो हो गया वो 7b आ गया, ठीक है ना। ओके, तो आज की वीडियो से आपको फ़ायदा होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखिएगा, और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है ना, तो आप लोग मेरा फ़ायदा भी कर सकते हो कि किसी को ट्यूशन की रिक्वायरमेंट हो तो आप मेरा नंबर दे सकते हो और आप मेरा रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट for your exams, okay।